हमें इस बंगले में रहते हुए कई रोज हो गए। इस दौरान मेरी तो पड़ोसियों से वाजबी सी अलग सलैक हो गई थी, लेकिन बाज पड़ोसियों से नरगिस के ताल्लुकात कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए। मैंने एक अदद सेकंड हैंड मार्गला कार भी ले ली। ये देखने में अगरचे पुरानी थी, मगर इसका इंजन बेहतरीन हालत में था और इत्तेफाक से कुछ सस्ती भी मिल गई थी। वैसे तो मैं 30-40 लाख की कोई नई कार भी खरीद सकता था, लेकिन इस तरह मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था, इसलिए सेकंड हैंड मार्गला पर ही इक्तफा किया। हमारे पास करोड़ों रुपए नकद और करोड़ों रुपए के जेवरात थे, लेकिन ये रकम हम न तो बैंक में रखवा सकते थे और न ही लॉकर में। लॉकर अगरचे महफूज तरीन जगह थी, मगर मुझे उन पर भरोसा नहीं था। शुबह होने की सूरत में लॉकर खोला भी जा सकता था। इस तरह न सिर्फ सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता, बल्कि हमें भी जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में गुजारना पड़ता। मुझे भी सबसे ज्यादा फिक्र रकम और जेवरात की थी। जाहिर है हम ये थैला 24 घंटे अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते थे, लेकिन नरगिस ने उस थैले के लिए भी एक महफूज जगह तलाश कर ली थी और मेरे ख्याल में ये महफूज तरीन जगह थी और इसका इंकिशाफ भी महज इत्तेफाक से ही हुआ था। हमने जिस कमरे को अपना बेडरूम बनाया था उसमें सफेद फार्मिका की 3 दराजों वाली एक अलमारी थी। ये अलमारी खासी बड़ी थी। डबल बेड, ये अलमारी, एक सेटी, 2 कुर्सियां और ड्रेसिंग टेबल रखने के बाद कमरे में चलने फिरने की कोई जगह नहीं रही थी। इसलिए यह फैसला किया गया कि इस बड़ी अलमारी को दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए और वहां की अलमारी को यहाँ ले आया जाए। यह ख्याल रात के खाने के बाद आया था। काम करने वाली मासी जा चुकी थी। मैं और नरगिस उस अलमारी को वहां से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये बहुत वजनी थी। उसे खाली कर दिया गया और आखिरकार जब उस अलमारी को वहां से 1.5 फुट के करीब सरकाया गया तो उसके पीछे दीवार के निचले हिस्से पर नजर पड़ते ही नरगिस चौंक गई। उसने मेरी तवज्जो मबजूल करवाई तो मैं भी चौंक गया। अलमारी के पीछे दीवार में फर्श के साथ मिला हुआ तकरीबन 8 इंच ऊंचा और 4 फुट लंबा खला था, जिस पर लकड़ी का तख्ता जड़ा हुआ था। मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो तख्ता उखाड़ दिया। ये खला अंदर से तकरीबन 1 फुट गहरा था। मैंने हाथ डालकर देखा, वो खाली था। मेरा ख्याल है दीवार में फर्श के साथ मिला हुआ ये खला जूते वगैरह रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में किसी वजह से इसे बंद कर दिया गया और ये अलमारी उसके सामने खड़ी कर दी गई। नरगिस ने कहा, तुम उस थैले के लिए परेशान थे ना? क्या इससे बेहतर कोई जगह हो सकती है? मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। रकम और जेवरात वाला थैला छुपाने के लिए इससे बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती थी। नरगिस ने वो खला अंदर से साफ कर दिया। थैले में से इतनी रकम निकाल ली गई जो कई रोज तक हमारे अखराजात के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। फिर थैला उसमें रखकर मैंने तख्ते को दोबारा जोड़कर खला बंद कर दिया और अलमारी एक बार फिर उसी जगह रख दी, बल्कि उसे दीवार के साथ मिला दिया ताकि पीछे दीवार में झांकने की जगह भी न रहे। अब हम रकम की तरफ से मुतमईन थे और आजादी से घर से बाहर घूम फिर सकते थे। कई रोज और गुजर गए और आखिरकार एक रोज मैंने अपनी असल मुहिम को जारी रखने का फैसला किया और जब मैंने नरगिस को अपने उस फैसले से आगाह किया तो वो उछल पड़ी। बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी मुश्किल से तो इन मुसीबतों से पीछा छूटा है और अब आराम से बैठे रहो। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। आर्ट के लिए कोई काम शुरू कर दो। बेहतर है किसी अच्छे इलाके में जनरल स्टोर खोल लो। नई मुसीबतों को दावत मत दो और आराम से जिंदगी गुजारो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुसीबतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करती और फिर तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ हमारे मुल्क की सलामती के लिए कितना बड़ा खतरा है। नरगिस ने मेरे खामोश होने पर कहा, और ये काम तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे सामने आने की भी जरूरत नहीं होगी। जिस तरह तुमने पस मंजर में रहकर बंदरगाह पर हेरोइन पकड़वाई थी, उसी तरह पस मंजर में रहकर रईस कबू के बारे में भी आला हुक्काम को इत्तला दे सकते हो। मैंने कहा, यह मामला इस तरह हल नहीं होगा। पुलिस को उसकी इत्तला देने का कोई फायदा भी नहीं। कानून बाद में हरकत में आएगा और उन लोगों को उसकी इत्तला पहले हो जाएगी। मुझे इसका तजुर्बा है। ये मेरे इंडिया जाने से पहले की बात है। हेरोइन के बिजनेस में मेरी रमजान नामी एक शख्स से टसल चल रही थी। एक मर्तबा रमजान के पास अफगानिस्तान से हेरोइन की एक बड़ी खेप आई। करोड़ों का माल था। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने एक पुलिस ऑफिसर को उसकी इत्तला दे दी। उसने कुछ इस किस्म की बातें की जैसे 1 घंटे के अंदर अंदर छापा मार कर माल को जब्त और रमजान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा एक आदमी गुलबर्ग में रमजान की कोठी की निगरानी कर रहा था। 1 घंटे बाद उसने फोन पर इत्तला दी कि वो पुलिस ऑफिसर सादा लिबास में रमजान की कोठी पर गया था। वो तकरीबन 15 मिनट वहां रहा। उसके जाने के 15 मिनट के बाद एक स्टेशन वैगन भी कोठी से निकलकर किसी तरफ चली गई। उसके 3 घंटे बाद उसी पुलिस ऑफिसर ने अपने 4 मातहतों के साथ रमजान की कोठी पर छापा मारा। मेरा माथा तो उस वक्त ठनका था जब मेरे आदमी ने सादा लिबास में पुलिस ऑफिसर को रमजान की कोठी पर जाने की इत्तला दी और बाद में छापा तो अखलाकन मारा गया था। जाहिर है वहां क्या मिलता।
माल तो स्टेशन वैगन पर वहां से निकाला जा चुका था। मेरे आदमी से गलती ये हुई थी कि उसने स्टेशन वैगन का पीछा नहीं किया था। नहीं नरगिस जी, मैं इस मामले में रिस्क नहीं ले सकता। हमारे यहाँ पुलिस के महकमे में फर्शनास लोग कम और काली भेड़ें ज्यादा हैं, और यही वजह है कि लोग पुलिस से ताउन करते हुए भी कतराते हैं। मैं अगर पुलिस को खुफिया तौर पर इत्तला दूं तो किसी कार्रवाई से पहले ये खबर रईस कबू तक पहुंच जाएगी और वो या तो रूपोश हो जाएगा या अपना बंदोबस्त कर लेगा। ऐसे लोगों के हाथ तो वैसे भी लंबे होते हैं और उन पर आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता। कई वजूहात की बिना पर कानून का हाथ उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए मुझे ही उसके गिरेबान पर हाथ डालना पड़ेगा। नरगिस बोली, तुम जानबूझकर अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। मैंने कहा, इसके बगैर कोई चारा नहीं, और वैसे भी कौन सा हम खतरे से बाहर हैं। हमारे चारों तरफ खतरात ही खतरात हैं। कोई मामूली सी कोताही हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। लिहाजा बेहतर यही है कि बेखबरी में मारे जाने की बजाय हम आतिश नमरूद में कूद पड़ें। नरगिस ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन अगले कुछ अरसे तक मेरे साथ नहीं रहोगी। नरगिस ने मुझे घूरा, बोली, क्या मतलब? मैंने संजीदगी से कहा, मैं उमरकोट अकेला ही जाऊंगा। हो सकता है वहां मुझे ज्यादा खतरात का सामना करना पड़े। तुम साथ होगी तो मैं आजादी से नकलो हरकत नहीं कर सकूंगा, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे गले पर भी छुरी चल जाए। नरगिस गहरा सांस लेते हुए बोली, ओह, तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास करोड़ों की मालियत के जेवरात देखकर मैं सिर्फ ऐश करने के लिए तुम्हारे साथ गांव से भागी थी? नहीं नाजी, मैं तुम्हारे साथ ऐश कर रही हूं तो तुम्हें किसी कठिन रास्ते पर तन्हा भी नहीं छोड़ूंगी। तुम उमरकोट अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूंगी। ये मेरा फैसला है। बस अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। मैं चंद लम्हे नरगिस के चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर नाकाबिले शिकस्त अज़्म था। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैं दिल ही दिल में रजिया और नरगिस का तज्जिया करने लगा। मुझे वो रात अच्छी तरह याद थी जब रजिया का शौहर शुजा जेल में था, और रजिया ने उस मौके से फायदा उठाकर मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिससे मेरी वापसी मुमकिन न हो सकी। उसके बरक्स ये नरगिस थी। इसने भी मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया था। मेरा ख्याल था कि शायद मेरे पास ढेर सारी दौलत देखकर उसने अपनी गुर्बत और शौहर को लात मार दी। ये लाहौर में कई महीने मेरे साथ रही। मेरे जेवरात, रजिया के घर से चुराई हुई गिरां कदर रकम और रजिया की कोठियों से फरोख्त होने वाली रकम नरगिस ही की तहवील में थी। लाहौर में कई मर्तबा ऐसे मौके आए थे कि वो सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, और अब भी मैं उसे एक सुनहरा मौका फराहम कर रहा था। मैं उमरकोट चला जाता और मेरी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर वो सारी दौलत लेकर रफू चक्कर हो सकती थी, लेकिन उसके ख्यालात जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। बकौल उसके वो सिर्फ ऐश करने के लिए मेरे साथ घर से नहीं भागी थी, वो मौत की राहों पर भी मेरे साथ कदम बकदम चलने को तैयार थी। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। कितना फर्क था रजिया और नरगिस में। उस रात हमने किसी अच्छे होटल में डिनर का प्रोग्राम बनाया, और मेरे ख्याल में शेरटन से बेहतर और कौन सा होटल हो सकता था। PIDC हाउस का चौराहा बारौनक भी था और खूबसूरत भी। एक कॉर्नर में जेर तामीर होटल का कई मंजिला वीरान स्ट्रक्चर खड़ा था। मैं शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए घूमता रहता था। 2-3 मरतबा इस तरफ भी आ चुका था। इस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था कि कई साल पहले इस लग्जरी होटल की तामीर शुरू हुई थी, फिर कोई तनाजा पैदा हो गया और कई मंजिलों तक पहुंचकर इसकी तामीर रुक गई, और ये ढांचा अब बदनुमा धब्बे की तरह खड़ा था। उसके सामने एक तरफ PIDC हाउस की लंबी चौड़ी इमारत थी और दूसरी तरफ पर्ल कॉन्टिनेंटल, और पर्ल के सामने सड़क के दूसरी तरफ शेरटन होटल, जिसके पिछली तरफ चीफ मिनिस्टर हाउस था। पार्किंग में खड़ी चमचमाती कारों में मेरी सेकंड हैंड मार्गला किसी बदनुमा धब्बे की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि अपने साथ नरगिस को पाकर मेरी गर्दन कुछ तन सी गई। नरगिस भी खूब तैयार होकर निकली थी। कराची आने के बाद उसने पड़ोसन से साड़ी पहनना सीख ली थी, और फिर उसने सदर के करीम सेंटर से कई कीमती साड़ियां खरीद ली थी। उस वक्त उसने किसी कदर गहरे रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। नरगिस ने थैला अलमारी के पीछे छुपाने से पहले कुछ जेवरात इस्तेमाल के लिए निकाल लिए थे। कानों में हीरे के आवेजे, हाथों में कंगन और सुनहरी चूड़ियां, और गले में नेकलेस। ये वही नेकलेस था जिसे सबसे पहले गांव में नरगिस ने पसंद किया था, फिर लाहौर आने के बाद रजिया की नजरों को भा गया था। इन जेवरात के अलावा नरगिस ने एक जेवर भी पहन रखा था। ऐसा जेवर यहाँ बहुत ऊंची सोसाइटी की आजाद मनुष्य खवातीन इस्तेमाल करती हैं, जबकि हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखने में आता है। और ये जेवरात सोने का ढीला ढाला सा बेल्ट था। जब हम हॉल में दाखिल हुए तो हर नजर नरगिस की तरफ उठ गई। हेड वेटर ने भी हमारा इस्तकबाल किया और बड़े एहतराम से हमें एक खाली मेज पर ले गया। नरगिस को होटल का खाना तो पसंद आया, लेकिन खाने के बाद कॉफी पीते हुए उसके चेहरे के तासुरात बार बार बिगड़ रहे थे। कॉफी की तलखी उसे अच्छी नहीं लगी।
कॉफी पीते हुए मेरी नजर बाईं तरफ उठ गई, जहां तीसरी मेज पर एक अधेड़ उम्र मर्द और एक औरत बैठी हुई थी, और उस औरत को देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो रजिया थी। वो बिल्कुल मेरे सामने नहीं थी, बल्कि उसका बायां पहलू मेरी तरफ था। जब हम यहाँ आए थे तो वो मेज खाली थी, और न जाने रजिया और वो आदमी किस वक्त वहां आकर बैठे थे, और ये कहना मुश्किल था कि रजिया ने हमें देखा था या नहीं। वैसे मैंने ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि उसने हमें नहीं देखा था। नरगिस की पुश्त उसकी तरफ थी और मैं आड़े रुख पर था। अगर रजिया ने हमें देखा होता तो अब तक एक बहुत जोरदार किस्म का हंगामा शुरू हो चुका होता। रजिया के साथ जो आदमी बैठा हुआ था उसने कीमती 3 पीस सूट पहन रखा था। टाई पर लगी हुई सुनहरी पिन पर एक छोटा सा नग लगा हुआ था जो रोशनी में बार बार चमक रहा था। उसकी उम्र अगरचे 40 और 45 के दरमियान थी, लेकिन जिस्म मजबूत और गठा हुआ था। लिबास से कतई नजर शक्ल सूरत से वो ऐसा हरगिज नहीं लगता था जिसे शेरटन जैसे होटल में खुशामदीद कहा जा सकता हो, लेकिन जेब में पैसा हो तो हर जगह रसाई मुमकिन हो सकती है। और फिर उसके साथ तो रजिया की सूरत में चलती फिरती सिफारिश थी। उस शख्स के बाल करीने से तरशे हुए थे, चेहरे पर खशखशी दाढ़ी थी जिसमें हल्की सी सफेदी झलक रही थी। एक कान में सोने की बाली थी जो बिल्कुल चिपकी हुई थी। नरगिस की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पर अचानक 12 क्यों बजने लगे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओह, एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज हमसे तीसरी मेज पर बैठी हुई है। पीछे मुड़कर मत देखना। नरगिस ने मजीद आगे झुकते हुए पूछा, क्या मतलब? कौन है? मैंने सरगोशी में कहा, रजिया। नरगिस का चेहरा धुआं हो गया। उसने शायद पहली मर्तबा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की थी, मगर बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक सकी थी। मैंने अपनी कुर्सी को मजीद थोड़ा सा घुमा लिया ताकि अगर रजिया इस तरफ मुड़कर देखे भी तो मेरा चेहरा उसकी नजरों में ना आए। वैसे मुझे रजिया को उस जगह देखकर हैरत हुई थी। अभी चंद रोज पहले की ही तो बात थी कि पुलिस ने बंदरगाह पर छापा मारकर भारी मिकदार की हेरोइन पर कब्जा करने के बाद रशीद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था, और रजिया अपने होटल से रूपोश हो गई थी। पुलिस उसकी तलाश में थी और वो इस तरह आजादी से घूम रही थी। मेरा शुबा दुरुस्त ही निकला कि वो कराची में ही किसी जगह रूपोश रही थी। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त साबित हो रहा था कि उन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। मुझे अपना वक्त याद आ गया जिस जमाने में मेरा टहका था। उन दिनों मैं भी ऐसी ही पोजीशन में था। मेरे हाथों कई कत्ल हो चुके थे। मैं पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, लेकिन इसी तरह आजादी से घूमा करता था। बल्कि बाज़ औक़ात होटलों में पुलिस वालों के साथ बैठकर खाना खाया करता था, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी पुलिस ऑफिसर ही ने मेरी कोठी पर आकर इत्तला दी थी कि मैं वक्ती तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाऊं। और अब यहाँ रजिया भी शायद इसी पोजीशन में थी, या रजिया का साथ ही काफी ऊपर तक पहुंच रखता था कि ये दोनों इस तरह आजादी से घूम रहे थे। मैंने तज्जिया किया तो ये इंकिशाफ हुआ कि कराची में रजिया के मुकाबले में मेरी पोजीशन बहुत कमजोर थी। सिर्फ एक शख्स ही नहीं, कराची में रजिया के कुछ और हिमायती भी मौजूद होंगे। शाहजी का गिरोह सिर्फ लाहौर तक ही तो महदूद नहीं था। उनके माल की बैरून मुल्क तरसील के लिए कराची शहर की हैसियत रखता था, और इस जगह को उन्होंने खाली तो नहीं छोड़ा होगा। यहाँ भी उनके अड्डे जरूर मौजूद होंगे। और रजिया को उस शख्स के साथ देखकर मेरे ख्याल की तस्दीक हो रही थी। अब यहाँ मजीद बैठे रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैंने वेटर को इशारा करके बिल तलब किया। बिल आने में भी तकरीबन 10 मिनट लग गए। बिल की रकम के साथ मैंने वेटर को एक माकूल रकम टिप के तौर पर भी दी और उंगली से करीब होने का इशारा किया। वेटर बड़े मौदबाना अंदाज में इस तरह झुका कि उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने भी उसके कान में सरगोशी की। कहा, मरकजी दरवाजे के अलावा हॉल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता? वेटर ने कहा, यस सर, मेरे साथ आइए। मेरे इशारे पर वो दोबारा मेरे चेहरे के करीब झुका। मैंने सरगोशी की, तुम्हारे साथ जाने की बात नहीं है, रास्ता बता दो, हम खुद ही चले जाएंगे। वेटर ने कहा, दाईं तरफ हॉल के आखिर में दरवाजा है, उस तरफ से निकल जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बाद कोई और उस तरफ न जाए। मैंने कहा, किसी किस्म की कोशिश करने की जरूरत नहीं, बस अब तुम जाओ और अपना काम करो। वेटर खामोशी से वहां से हट गया। मैंने वेटर के जाने के बाद नरगिस की तरफ देखते हुए सरगोशी में कहा, वो बला तुम्हारे बिल्कुल पीछे तीसरी मेज पर बैठी हुई है। कुर्सी से इस तरह उठना कि तुम्हारा रुख न बदलने पाए। बाहर जाने का रास्ता दाईं तरफ है, हॉल के आखिर में। मैं कुर्सी से उठते हुए इस तरह घूम गया कि अब मेरी पुश्त मुकम्मल तौर पर रजिया वाली मेज की तरफ थी। नरगिस ने भी उठते हुए खासी एहतियात बरती। हम मेजों के दरमियान चकराते हुए वेटर के बताए हुए दरवाजे के करीब पहुंच गए। दरवाजे के दूसरी तरफ कदम रखते हुए मैं बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़कर देखने की ख्वाहिश को दबा सका। उस तरफ एक मुख्तसर सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर शीशे का एक दरवाजा था। उस दरवाजे से निकलकर हम अकबी लॉन में आ गए। बाहर आते ही हवा के ताजा झोंके के साथ रात की रानी की तेज खुशबू भी नथनों से टकराई थी। हम इमारत के ऊपर से घूमकर सामने वाले रुख पर आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए पार्किंग की तरफ चलने लगे। मैं डरपोक या बुज़दिल नहीं था जो रजिया और उसके साथी को देखकर भाग रहा था। ये बात नहीं थी
मैं उस वक्त ऐसी पोजीशन में था कि अपने लिए उलझने पैदा नहीं करना चाहता था। रजिया के साथ सिर्फ एक आदमी था, अगर दो भी होते तो मैं उनसे आसानी से निपट सकता था। लेकिन बात वही थी कि इस मौके पर मैं किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि इस तरह मेरा असल मंसूबा धरे का धरा रह जाता। मार्गला पार्किंग से निकाल कर मैं सड़क पर ले आया। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। सामने ही चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की जर्द बत्ती फ्लैश कर रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा और गाड़ी को सीधा लेता चला गया। आगे शाहीन कॉम्प्लेक्स का चौराहा था, जहां से बाईं तरफ चुंदरीगढ़ रोड शुरू हो जाता था। इस तवील सड़क पर सिर्फ दफातर थे, कोई रिहायशी इमारत नहीं थी, इसलिए यह सड़क भी किसी बेवा की उजड़ी हुई मांग की तरह वीरान थी। इक्का दुक्का गाड़ी उस वक्त भी इस तरफ से गुजर रही थी। चौराहे के दाईं तरफ वो सड़क थी जो मुस्लिम जिमखाना और आर्ट्स काउंसिल के सामने से होती हुई चली गई थी। आर्ट्स काउंसिल से आगे ये सड़क अजीब से चौराहे बल्कि शशराहे से बदल जाती। मैंने वो सड़क इख्तियार की जो सीधी ज़ैनब मार्केट के पास अब्दुल्ला हारून रोड से मिल जाती थी। उस सड़क पर भी ज्यादातर दफातर ही थे, बाज कई मंजिल रिहायशी इमारतें भी थीं, लेकिन उस वक्त तो यहाँ सन्नाटा था। मैंने ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया था कि अब्दुल्ला हारून रोड पर मुड़कर रीगल चौक से होता हुआ बंद रोड पर पहुंच जाऊंगा और वहां से नुमाइश और गुरु मंदिर से होता हुआ करीमाबाद की तरफ निकल जाऊंगा। आर्ट्स काउंसिल वाले शशराहे से मैंने कार ज़ैनब मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर डाली तो हमारे पीछे आने वाली एक और गाड़ी भी उसी सड़क पर मुड़ी। मैंने उस गाड़ी को शाहीन कॉम्प्लेक्स वाले चौराहे से भी अपने पीछे मुड़ते देखा था, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन उस सड़क पर आते ही वो गाड़ी बरकी रफ्तार से आगे निकली तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। उस गाड़ी के अंदर की बत्ती अगरचे बुझी हुई थी, लेकिन उसके डैशबोर्ड की बहुत हल्की नीलगू रोशनी में रजिया का चेहरा देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, वो गाड़ी ब्रेकों की तेज चरचराहट के साथ हमारे सामने आकर रुक गई। मैं अगर पूरी कुव्वत से ब्रेक पेडल न दबाता तो तसादुम होना लाजमी था। ताहम मार्गला अगली गाड़ी से 8-10 फुट के फासले पर रुकी। जोरदार झटका लगने से नरगिस अपनी सीट से उछली। उसकी पेशानी डैशबोर्ड से टकराई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं भी बुरी तरह उछला था और इससे पहले कि मैं संभल सकता, अगली गाड़ी का दरवाजा खुला और रजिया का साथी नीचे उतरकर बड़ी तेजी से हमारी तरफ लपका। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने बड़ी फुर्ती से मेरी कार का दरवाजा खोला और पिस्तौल की नाल मेरी कनपटी से लगा दी। बोला, अपनी जगह से हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं होटल में यही समझता रहा था कि रजिया ने हमें नहीं देखा था, जबकि हकीकत ये थी कि रजिया ने हॉल में दाखिल होते ही हमें देख लिया था। वो मजबूरन उस मेज पर बैठ गए थे जो हमसे तीसरे नंबर पर थी। उस आदमी का रुख तो हमारी तरफ नहीं था, लेकिन रजिया किसी कदर रुख बदल कर बैठी थी। उसने अपने साथी को हमारे बारे में बता दिया होगा, मगर वो जानबूझकर हम दोनों की तरफ से अनजान बने रहे और जब हम वहां से निकले तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर हमारा ताक़ुब शुरू कर दिया। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक था कि अपने ताक़ुब का ख्याल भी नहीं रखा और अब अपनी हिमाकत का खमियाजा भुगतने की तैयारी कर रहा था। रजिया भी गाड़ी से उतरकर हमारी तरफ आ गई। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, कहा, हेलो, कैसी हो चमक छलो। वो दांत कचकचाते हुए बोली, दिल तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त गोली से उड़ा दूं, लेकिन अभी मुझे तुमसे बहुत हिसाब करना है। अपनी कोठी से चोरी शुदा रकम और उन 2 कोठियों की रकम वसूल करनी है जिन्हें तुमने जालसाजी से फरोख्त करके मुझे सड़क पर रात गुजारने पर मजबूर कर दिया। मैंने हैरत से कहा, सड़क पर? क्या पूरे लाहौर में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एक रात के लिए तुम्हें अपनी ख्वाबगाह में पनाह दे सकता? मैं उसे इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे मुझे कुछ करने का मौका मिले। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि ऐसी बातें सुनकर भी उसने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। उसने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए कहा, तुम्हारी इन सारी बातों का जवाब मैं इत्मीनान से दूंगी। उसके साथी ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है रजिया, तुम अपनी गाड़ी में चलकर बैठो, मैं इन दोनों को लेकर आता हूँ। रजिया बोली, होशियार रहना जिमी, ये बहुत खतरनाक है, कई लाशें गिरा चुका है। सबसे पहली लाश तो इसने मेरे कसम की गिराई थी, ऐसा ना हो कि ये हमारे हाथ से निकल जाए। जिमी बोला, जिमी के शिकंजे में आने के बाद तो आज तक कोई द्यो नहीं निकल सका, ये चूहा क्या निकलेगा। फिर बोला, ऐसा करते हैं कि तुम अपनी गाड़ी पर हमारे पीछे पीछे आओ, मैं इन्हीं की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर इन्हें पिस्तौल की जद पर लिए रहता हूँ। ये कार ड्राइव करेगा और इस तरह की कोई गलत हरकत भी नहीं कर सकेगा। रजिया बोली, ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, किसी को शुबा ना हो। पीछे से आने वाली गाड़ी को मैंने भी देख लिया था, लेकिन रजिया जरूरत से कुछ ज्यादा ही चालाक साबित हुई। जिमी बड़ी फुर्ती से मेरी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसके हलक से गुर्राहट सी निकली। बोला, गाड़ी करीब आ रही है, अगर तुम दोनों में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो गोली मार दूंगा। चंद सेकंड के बाद वो गाड़ी तेजी से हमारे करीब से गुजर गई।
रज़िया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, फिर अचानक ही रुक गई और नरगिस की तरफ देखने लगी, जो सीट की पुश्त से टेक लगाए पेशानी सहलाते हुए करा रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू ढलका हुआ था और गले में पड़ा हुआ नेकलेस डैशबोर्ड की मध्यम सी रोशनी में चमक रहा था। नेकलेस देखकर रज़िया की आंखों में नेकलेस में लगे हुए हीरों से भी ज्यादा चमक उभर आई। वो कार के सामने से घूमकर नरगिस की तरफ आई। उसने हिकारत भरे लहजे में कहा, इस कुतिया को देखो, उपले थापने वाली को। इसके मुकद्दर में तो कभी स्टील की मुंदरी नहीं लिखी थी और रानी बनी बैठी है। उतारिए नेकलेस। नरगिस ने बड़ी खामोशी से नेकलेस उतार कर उसके हवाले कर दिया। रज़िया के होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार नेकलेस उसके कब्जे में आ ही गया था। वो अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। पिछली सीट पर बैठे हुए जिम्मी ने मेरी गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद समझने वाला जिमी दुनिया का सबसे बड़ा अहमक साबित हो रहा था। अगर वो हमें अपनी गाड़ी में ले जाते तो शायद हमें कुछ करने का मौका न मिलता, लेकिन अब उसने एक मौका फराहम होने की उम्मीद पैदा कर दी थी।